हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्रोइंग केमिस्ट्री। तो आज हम बात करेंगे प्लस टू क्लास के चैप्टर नंबर 4, दैट इज केमिकल काइनेटिक्स। सो इस चैप्टर में हम सबसे पहले बात करेंगे कि केमिकल काइनेटिक्स हमें इसको चैप्टर को पढ़ने की ज़रूरत क्यों है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें केमिकल रिएक्शंस की, सो अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनेमिक्स, प्लस वन में हमने थर्मोडायनेमिक्स नाम का एक चैप्टर पढ़ा था। उसमें हमने पढ़ा है कि इफ डेल्टा जी हमारे पास होती है गिब्स फ्री एनर्जी। इफ डेल्टा जी इज लेस देन जीरो, देन इट मीन्स दैट कि जो डेल्टा जी की हमारे पास वैल्यू होगी वो हमारे पास होगी नेगेटिव। अगर आपके पास डेल्टा जी नेगेटिव है तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होती है, यानी कि हम कह सकते हैं कि रिएक्शन पॉसिबल, ये हमारे पास स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है। अनदर टर्म हमने एक और चैप्टर पढ़ा था, दैट इज इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम होता है एक्सटेंट टू विच अ केमिकल रिएक्शंस कैन अकर। एक्सटेंट टू which a chemical reaction can occur. Suppose that A नाम का रिएक्टेंट B नाम के रिएक्टेंट के साथ रिएक्ट करके C बनाता है, तो और रिएक्शंस इक्विलिब्रियम अचीव कर लेती है। सो अगर हम बात करें केमिकल काइनेटिक्स की, तो हमारे पास केमिकल काइनेटिक्स का मतलब है, जैसे केमिकल है तो केमिकल का मतलब है हमारे पास कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है, केमिकल रिएक्शन। और सिमिलरली हमारे पास जो काइनेटिक्स का मतलब होता है वो है मूवमेंट या स्पीड, और वी कैन से दैट मूवमेंट। ठीक है, तो अगर हम इसकी डेफिनेशंस की बात करें केमिकल काइनेटिक्स, सो दिस इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। केमिकल काइनेटिक्स इट इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री that deals with the study of rate of chemical reaction, rate of chemical reaction। सो केमिकल काइनेटिक्स के अंडर हम रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस के बारे में स्टडी करेंगे। सो अब हम बात करते हैं रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस के बारे में। रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। सपोज दैट हमारे पास एक रिएक्शन है AgNO3 रिएक्ट करता है NaCl सोडियम क्लोराइड के साथ, गिव राइज हमारे पास बनता है NaNO3 प्लस AgCl। सो ये जो रिएक्शन होती है हमारे पास, ये विद इन अ सेकेंड हो जाती है, यानी कि वेरी फास्ट रिएक्शन, वेरी फास्ट। सिमिलरली हमारे पास एक और टाइप की रिएक्शंस होती है, जैसे कोरोजन।
कोरोजन, इसमें आता है जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन। लोहे में जंग लगना, ये बहुत ही धीमा प्रोसेस होता है। लोहे में जंग लगने में 1 साल लग सकता है, आपके पास 6 महीने लग सकते हैं या 2 साल लग सकते हैं। तो ये हमारे पास है वेरी स्लो प्रोसेस, वेरी स्लो प्रोसेस। जो हमारे पास ये दो प्रोसेसेस है, एक तो हमारे पास है बहुत ही फास्ट प्रोसेस है और दूसरी हमारे पास बहुत ही स्लो प्रोसेस है। तो ये प्रोसेस इसको हम स्टडी नहीं कर सकते, क्योंकि एक हमारे पास हम कितने दिन बैठेंगे, अगर हम रस्टिंग ऑफ आयरन की बात करें तो हम कितने दिन तक उस रिएक्शन को ऑब्जर्व करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा हम 1 घंटे या 2 घंटे किसी रिएक्शन को ऑब्जर्व कर सकते हैं। हम 6 महीने तक या 1 साल तक इसको ऑब्जर्व नहीं कर सकते। या कोई ऐसी रिएक्शन जो 1 सेकंड के भी अंदर हो जाती है, हमारे लिए उसको ऑब्जर्व करना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो हम कह सकते हैं वी कैन नेवर यूज सच रिएक्शन फॉर आवर स्टडी। So we can never use such reaction for our study। मतलब इन रिएक्शंस की हम स्टडी नहीं कर सकते। सिमिलरली हमारे पास जो मॉडरेट रेट की रिएक्शंस होती है, मॉडरेट रेट की रिएक्शन जो मान के चलिए आपके पास 10 मिनट में, 20 मिनट में, आधे घंटे में या 1 घंटे में ऐसी रिएक्शन जो हमारे पास होती है, उनको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। ऐसी रिएक्शंस हम लेबोरेटरी में करते हैं। जैसे हमारे पास मॉडरेट रिएक्शंस में मॉडरेट रेट की जो रिएक्शंस होती है, सच एज जैसे N2 गैसियस फॉर्म में, ये हमारे पास H2 3 मोल्स लिए हमने H के, ये हमारे पास बनाता है ये रिएक्शंस इक्विलिब्रियम पे, मतलब ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। आयरन एज अ कैटलिस्ट, मोलिब्डेनम, तो हमारे पास बनता है NH3 ट्वाइस। तो ये मॉडरेट टाइप की हमारे पास रिएक्शंस होती है। तो इन रिएक्शंस को हम लेबोरेटरी में प्रोसीड कर सकते हैं, इसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट चेंज हो रहा है हमारे पास प्रोडक्ट में। एट इनिशियली जब हमारे पास T इज इक्वल टू 0 है, तो हमारे पास जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन होगी वो होगी 100%, और जो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है मान के चलिए वो है 0%। जैसे जैसे टाइम बढ़ता है रिएक्शन प्रोसीड होती है T यानी कि 5 मिनट। आफ्टर 5 मिनट्स जो हमारे पास रिएक्शन है, जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है वो रह जाती है 80%, और जो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन है वो हो जाती है 20%। सिमिलरली जब हम इस रिएक्शन को 10 मिनट के बाद चेक करते हैं, तो मान के चलिए हमारे पास जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है वो 50% रह जाती है, और प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हमारे पास हो जाती है 50%। सिमिलरली जब हम इसको 15 मिनट के बाद देखेंगे, तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन हमारे पास सपोज दैट 30% रह जाती है, और जो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन है वो हो जाएगी 70%। सिमिलरली जब हमने 20 मिनट्स के बाद देखा रिएक्शंस को, तो यहाँ पर जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन सपोज दैट वो रह गई है 0%। अब जो प्रोडक्ट है वो पूरा बन चुका है, आपके पास इसकी 100% कंसंट्रेशन हो चुकी है। सो हम कह सकते हैं विद टाइम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीज एंड द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीज, कि जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है उसके साथ ही रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम हो रही है, और जो प्रोडक्ट है प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन हमारे पास बढ़ती जा रही है। सो हम एक पॉइंट लिख सकते हैं, विथ टाइम द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट
decreases and the concentration of product increases। तो टाइम के साथ साथ जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है वो कम हो रही है और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ रही है। सो हम रेट को डिफाइन कर सकते हैं। जो हमारे पास रेट होगा, सो रेट इज इक्वल टू डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ reactant upon time taken मतलब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ने डिक्रीज होने के लिए कितना टाइम लिया, या आप रेट को डिफाइन कर सकते हो इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट upon time taken। पहले यहां तक नोट कर लीजिए एंड प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट, क्योंकि अब मुझे मिटाने की जरूरत है। तो अब हम इसको समझेंगे एक ग्राफ द्वारा। हम एक ग्राफ प्लॉट करेंगे। इस साइड हमने लिया टाइम, इस साइड हो रहा है टाइम इंक्रीज हो रहा है, और इस साइड कंसंट्रेशन। हमने ग्राफ लिया कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम। यहां पर हमारे पास t इज इक्वल टू 0 है। मान के चलिए यहां पे t इज इक्वल टू t1 हो गया, t इज इक्वल टू t2 हो गया, एंड सो ऑन। और इस साइड को कंसंट्रेशन बढ़ती जा रही है। एट टाइम t1 मान के चलिए t इज इक्वल टू t2 यहां ले लेते हैं हम। अभी जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है वो यहां पर है। सो कोई वैल्यू ले लेते हैं, 1 2 10%, 20 30 मान के चलिए, 50%, ये 60%, 80%, यहाँ 100%। तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन अभी हमारे पास है 100%। जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है धीरे धीरे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन हमारे पास कम होते जा रही है। और एट टाइम t इज इक्वल टू t2, सो जो हमारे पास रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है वो बहुत कम रह जाती है। यहाँ पर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, जब आपने रिएक्शन को स्टार्ट किया है उस वक्त पर हमारे पास रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन मैक्सिमम है और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन हमारे पास मिनिमम है। बट जब हमारे पास कुछ टाइम हो जाता है तो उसके बाद हमारे पास जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है वो बहुत मिनिमम बच जाती है। अब ये कहने का मतलब कि यहाँ पर हमारे पास प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन काफी हो जाती है। तो सो हमारे पास ये मान के चलिए आप C1, ये हमारे पास हो गया C2। C1 हमारे पास हो गया कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम t इज इक्वल टू t1, एंड C2 हमारे पास हो गया कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एट टाइम t इज इक्वल टू t2। सो हम कह सकते हैं, तो एट t1 इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज concentration of reactant is equal to C1, and at T2 is equal to concentration of reactant is equal to C2। तो हम यहां कह सकते हैं
अगर हम रिएक्टेंट के केस में किसकी बात करें तो हमारे पास T1 लेस देन T2। T1 हमारे पास कम टाइम है और T2 हमारे पास ज्यादा टाइम है। तो यहाँ पर जो C1 की कंसंट्रेशन होगी एट टाइम T1, C1 की कंसंट्रेशन C2 से ज्यादा होती है। हमारे पास यहाँ पर दो पॉसिबिलिटी होती है, या तो आपके पास रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन 0 हो जाएगी या आपके पास रिएक्शन इक्विलिब्रियम को अचीव कर लेगी। पहली जो पॉसिबिलिटी है वो तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन या तो 0 हो जाएगी, या दूसरी हमारे पास जो पॉसिबिलिटी है वो है रिएक्शन अचीव इक्विलिब्रियम। रिएक्शन अचीव इक्विलिब्रियम। आज के लेक्चर में बस इतना ही। कल हम बात करेंगे एवरेज रेट ऑफ रिएक्शंस के बारे में। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को कीजिए लाइक एंड शेयर, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले लेक्चर में।